ओके फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 15 जो कि फंडामेंटल पे हमने पीछे पढ़ा, जो मेजर न्यूज़ थी, मेजर इम्पैक्ट वाली न्यूज़ थी, फंडामेंटल के फैक्टर्स थे जो हमने पीछे अंडरस्टैंड किए हैं। अब उसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा कि जो कैलेंडर होता है, इकोनॉमिक कैलेंडर जिसको कहते हैं, उस कैलेंडर का मकसद ये होता है, वो कैलेंडर हमें बता रहा होता है कि आज के दिन या इस हफ्ते कौन कौन सी मेजर न्यूज़, कौन कौन से करेंसी की कौन से टाइम पे आने वाली हैं, वो टाइम भी बता रहा होता है। ठीक है ना। बहुत सारे फॉरेक्स की वेबसाइट्स हैं जहां से आप इस कैलेंडर को निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको फॉरेक्स फैक्ट्री वेबसाइट है, www.forexfactory.com। यहाँ से देखें, दिस इज़ forexfactory.com। इस वेबसाइट पे जाके कैलेंडर पे यहाँ पे आएंगे तो आपको कैलेंडर सामने आ जाएगा। ठीक है ना। अब कैलेंडर में आप देखें जो हमने पीछे पढ़े थे, यहाँ पे डेट आपको दिखाई देगी, संडे वाले दिन कौन सा टाइम पे न्यूज़ आने वाली है और कौन से करेंसी की न्यूज़ है। ठीक है जी। और उसके अलावा कौन सी न्यूज़ है, ये 3 मेजर फैक्टर्स, कौन से दिन, कौन से टाइम, कौन सी करेंसी की कौन सी न्यूज़। अब ये संडे वाले दिन शाम को 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, क्योंकि मैंने यहाँ से डिफ़ॉल्ट टाइम पाकिस्तानी टाइम कर दिया है इसका, तो पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से शाम 5:30 बजे ये न्यूज़ है। 5:30 बजे किस पेयर की? जापानी येन की। अब इस रेट का क्या मकसद है? इस रेट का मकसद है कि ऊपर देखें इम्पैक्ट, यानी कि ये मैंने आपको कहा था कि मेजर न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट, यानी कि इसका जो इफ़ेक्ट होगा करेंसी पे वो बहुत ज़्यादा हो सकता है अगर डेटा ज़्यादा चेंज आती है, पॉलिसीज़ चेंज होती हैं तो। ठीक है, आपको ये देखना है सबसे पहले कौन से दिन, जैसे कैलेंडर खोलेंगे, मिसाल के तौर पे आज मंडे वाला दिन है, फॉर एग्जांपल मंडे वाला दिन तो जा चुका है, मैं आपको एज ए एग्जांपल बताता हूँ। मंडे वाला दिन है, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि शाम को 6 बजे यूरोप की एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, कौन सी है, जो हम पीछे पढ़ चुके हैं, ECB प्रेसिडेंट ड्रागी स्पीक। अब आपको पता है कि ECB यूरोपियन सेंट्रल बैंक और ड्रागी प्रेसिडेंट है, और जब वो स्पीक करेगा तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट करेगा, मुमकिन है इंटरेस्ट रेट्स के बारे में बताया, मुमकिन है न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। तो ये हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, इसलिए इसका कलर रेड है। येलो बिल्कुल लो इम्पैक्ट, ऑरेंज मीडियम इम्पैक्ट, लेकिन इन दोनों पे मैं नज़र नहीं डालता हूँ, मैं इन दोनों को निगलेक्ट करता हूँ, इग्नोर करता हूँ। मैं ज़्यादातर हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ को वैल्यू देता हूँ। अब अगर मैं प्राइस एक्शन ट्रेडर हूँ, इंडिकेटर ट्रेडर हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हूँ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूँ, लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि अगर मंडे वाला दिन है और मैं यूरो USD पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो शाम को 6 बजे बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जिसकी वजह से यूरो पेयर आगे पीछे बहुत ज़्यादा मूव करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, अब ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे देखें ECB प्रेसिडेंट ड्रागी स्पीच जो हमने पढ़ा था। अब ये देखें जापान, बैंक ऑफ जापान, बैंक ऑफ जापान का गवर्नर कौन है? क्यूरोडा, उसकी स्पीक है। अब वो स्पीक करके क्या बताएगा? जाहिर सी बात है वो मॉनेटरी पॉलिसीज के बारे में बताएगा, न्यू प्रोजेक्शन, GDP, इंटरेस्ट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, जो भी बात आ जाती है उसमें, उन सारी चीज़ों के बारे में वो बताएगा। यानी कि उसमें भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मूवमेंट प्राइस की बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सारी यहाँ से आपको नज़र आएंगी जो भी हमने पीछे पढ़ा है। नीचे जाएंगे तो ये देखें कि पाउंड की जो है GDP यहाँ पे रेड है, यानी कि इम्पोर्टेंट है, हाई इम्पैक्ट है। ये देखें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मंथ बाय मंथ, MM यानी कि मंथ बाय मंथ इन्होंने बतानी है। अब ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, ये भी एक तरह की इकोनॉमिक फैक्टर है कि हमारे मुल्क में प्रोडक्शन जो है वो क्या, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, उसकी प्रोडक्शन कितनी है, बढ़ रही है, घट रही है, ये भी मंथली बाय मंथली रिपोर्ट आ रही है। ठीक है ना। ये सारी, उसके बाद एक बार फिर ECB प्रेसिडेंट ड्रागी स्पीक, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट, ये देखें, उसके बाद बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट। ठीक है ना, बैंक ऑफ कनाडा। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मुल्क की जो सेंट्रल बैंक होती है वो इन स्टेटमेंट्स को, रेट्स को, मॉनेटरी पॉलिसीज़ को कंट्रोल कर रही होती है, उनका काम होता है इस इकोनॉमी को कंट्रोल करना। तो बैंक ऑफ कनाडा ये बहुत हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है। यहाँ पे देखें रेड है, यानी कि हाई इम्पैक्ट है, शाम को 7 बजे पाकिस्तानी।
और ये बैंक ऑफ कनाडा मॉनेटरी पॉलिसी। अब मॉनेटरी पॉलिसीज़ में कुछ भी हो सकता है, जीडीपी में अनाउंसमेंट हो, क्या पता अनएम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट हो, न्यू प्रोजेक्शन के बारे में बता रहे हो, इंटरेस्ट रेट के बता रहे हो। अब बैंक ऑफ कनाडा रेट स्टेटमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें रेट का मतलब है कि इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, ओवरनाइट रेट है। तो ये इंपॉर्टेंट है, हाई इम्पैक्ट की न्यूज़ है, ठीक है ना। अब देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड BOE। अब इंग्लैंड की सेंट्रल बैंक कौन सी है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। अब उसका गवर्नर कौन है? कार्नी। बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है वो कार्ने है। वो कार्ने स्पीक, अब वो कार्ने बोलेगा, बात करेगा। कब करेगा? 8:45 पे। कौन से दिन? वेडनेसडे वाले दिन 8:35 पे मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्यों? क्योंकि पाउंड की न्यूज़ है जिसमें बैंक ऑफ इंग्लैंड का गवर्नर जो है वो कार्नी स्पीक, बात करेगा प्रेस से, प्रेस रिलीज देगा, जिसमें मुमकिन है वो चेंजेस ला रहा हो इकोनॉमी। अगर इकोनॉमिकल चेंजेस ला रहा है तो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होगा। पाउंड यहाँ तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। अगर उनकी मुल्क की फेवर में है चेंजेस तो पाउंड ऊपर जाएगा, फेवर में नहीं है तो नीचे जाएगा, ठीक है ना। ये टर्म हम पीछे पढ़ चुके हैं। इसी भी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, उसमें उनको डिसाइड करना है कौन कौन सी चेंजेस लानी है। तो ये सारी, अच्छा यहाँ पे एक और भी है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये है क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज। जो ऑयल के ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये, क्योंकि मेरे ख्याल से हर वीक को ये आती है, हर महीने को नहीं बल्कि हर वीक को आती है। और ये हर वीक को वेडनेसडे वाले दिन शाम को 7:30 बजे आती है। इसका इम्पेक्ट डॉलर पे भी होता है लेकिन इतना नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसका इम्पेक्ट होता है ऑयल पे, US ऑयल पे। अब ये क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज क्या है? इसका मतलब है कि यूनाइटेड स्टेट्स ये बताने की कोशिश करता है, हर हफ्ते ये रिपोर्ट देता है कि हमारे पास बाकी कितने बैरल्स इन्वेंट्रीज में पड़े हुए हैं और कितने जा चुके हैं। ये प्रोडक्शन को बता रहा होता है कि प्रोडक्शन इन्वेंट्रीज कितनी है, कितने जा चुके हैं, ठीक है ना। पिछली बार 1.2 मिलियन बैरल्स उनके पास पड़े हुए थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो ऑयल के ट्रेडर्स हैं। याद रखिएगा, हर हफ्ते शाम को 7:30 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज की न्यूज़ है। तो ये आपका इकोनॉमिक कैलेंडर है। अब आते हैं राइट साइड, यहां पे अब फॉर एग्जांपल इसको ले लेते हैं, ये मीडियम न्यूज़ है, ठीक है जी। अब राइट साइड में आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। अब यहां पे नहीं होता, जब न्यूज़ आ रही होती है तो यहां पे फिलहाल कुछ भी नहीं होता। अब प्रीवियस का मतलब है कि पिछली बार 2.0% जो है वो डेटा थी। बैंक लेंडिंग जो है ईयरली टू ईयरली इनकी रिपोर्ट आती है, वो 2.0% था। और उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि 2.0% ही हो। ये फोरकास्ट का मतलब है कि जो एनालिस्ट हैं वो समझते हैं कि 2.0 ही आएगी डेटा, मुमकिन तौर पे। पीछे भी 2.0 ही, अब भी 2.0 ही आएगी। लेकिन 2.2 यानी कि डेटा बढ़ गई, उनकी फेवर में है ये, तभी ग्रीन है, उनकी फेवर में है। 2.2% है, ग्रीन है, यानी कि जापानी येन पेयर बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन क्योंकि ये लो इम्पैक्ट की न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही वो ऊपर गई होगी, कोई 10, 15, 20 पिप तक गई होगी इस न्यूज़ के आने के वक्त। लेकिन ये संडे का दिन है तो नहीं गई होगी, अल्टरनेटिवली दूसरे दिन वो जो है गैप में खुली होगी। थोड़ा सा गैप वो शो नहीं हुआ होगा, क्योंकि कोई 10 पिप का गैप जो है वो छोटे टाइम फ्रेम में मुमकिन नज़र आ रहा होगा, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम में वो छोटा गैप नज़र नहीं आता। तो कहने का मकसद कि प्रीवियस का मतलब है कि पिछली बार डेटा क्या आई थी, फॉरकास्ट का मतलब है कि इस बार क्या आ सकती है, और एक्चुअल का मतलब है कि आ चुकी है। कौन सी आई है? अगर ग्रीन में है तो ये समझा जाता है कि उस पर्टिकुलर करेंसी के फेवर में आई है, यानी कि जापानी येन की फेवर में आई है। यहाँ पे भी ग्रीन है, जापानी येन की फेवर में आई है। यहाँ रेड है, जापानी येन के अगेंस्ट, जापानी स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट आई है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो डेटा होती हैं वो ग्रीन और रेड भी होती हैं, तो इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी ग्रीन पे मार्केट नीचे जाती है, कभी रेड पे ऊपर भी चली जाती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपने थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि कौन सी न्यूज़ आने वाली है और किस टाइम पे आने वाली है, ठीक है जी। ये देखिए ना, कोई नेगेटिव डेटा आई है, यहाँ पे पॉजिटिव डेटा है।
ये जीडीपी है, तो यहाँ पे 0.3 आई है। प्रीवियस डेटा उन्होंने नहीं लिखाई, अभी 0.3 है। अब प्रीवियस का पता नहीं कितना आया था, तो हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसका कलर भी नहीं है कोई, तो इसका मतलब है कि इसका अननोन है कि क्या डेटा पॉजिटिव है नेगेटिव है, कुछ पता नहीं है। लेकिन इतना पता है कि ट्यूसडे वाले दिन 1:30 पर जीडीपी आने वाली थी पाउंड की, जो आ गई 0.3 थी। प्रीवियस क्या थी पता नहीं है, अननोन। और आज के दिन जो है टेलीनेटिव भी लिखा होता है टाइम की जगह, इसका मतलब है टेंटेटिव, यानी किसी भी वक्त आ सकती है, इसका कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। तो ये चंद कोई न्यूज़ थी मैंने आपको दिखाई पीछे। इसको मैं अगर लेके चलूँ तो मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते नॉन फार्म पेरोल की भी होगी। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉन फार्म पेरोल मैंने आपको दिखाया है, वो भी एक तरह के। ये देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। रेट स्टेटमेंट, पिछले हफ्ते भी गवर्नर कार्नी स्पीक थी। अनएम्प्लॉयमेंट भी है आपके सामने, एफओएमसी मीटिंग है आपके सामने। ये देखें, क्रूड ऑयल हर हफ्ते मैंने आपको कहा था। यहाँ पे देखिए, नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज, इसका नाम पहले नॉन फार्म पेरोल था, अब एम्प्लॉयमेंट चेंज इसका नाम रख दिया गया है। तो ये मैंने आपको कहा था फ्राइडे, हर महीने के पहले फ्राइडे पे आती है, शाम को 5:30 या 6 बजे पाकिस्तानी टाइम। यूनाइटेड स्टेट्स का कोई सुबह के 8 या 9 बजे का टाइम होता है, जब यूएस सेशन स्टार्ट होता है, क्योंकि मार्केट जो होती है वो सेशंस होते हैं उसमें, लंदन सेशन, यूएस सेशन, एशियन सेशन, सिडनी सेशन आपको पता है, टोक्यो सेशन। तो ये इस तरह से आपको कैलेंडर में ये न्यूज़ नज़र आ रही होती हैं। ये फंडामेंटल पे आप नज़र रखेंगे, देखेंगे कितनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना। अब ये मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग, ये इंक्रीज़ हुआ था। पहले 54.3 था, एक्सपेक्ट किया गया था कि 54.1 आएगा इस हफ्ते, लेकिन वो बढ़ गया 55.4, यानी कि ऊपर की तरफ निकल गई प्राइस, ठीक है ना, यानी ऊपर निकली होगी आई थिंक। तो ये चंद मैंने आपको दिखाया। इस तरह से आप कैलेंडर में देखेंगे किस तरह से कौन सी न्यूज़ है, कौन से टाइम पे आ रही है, और उसका इम्पेक्ट हाई है लो है। आप हाई इम्पेक्ट पे ही कंसंट्रेट रखा करें, लो और मीडियम इम्पेक्ट से कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता, हमें हाई इम्पेक्ट की न्यूज़ पे नज़र रखनी है। तो इस तरह से आप फंडामेंटल पे से नज़र रख सकते हैं। एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि पीरियड्स का मतलब है कि पिछली डेटा फोरकास्ट का है कि इस हफ्ते मुमकिन तौर पे क्या आ सकती है, या इस महीने क्या आ सकती है। और एक्चुअल जब आ रही होती है न्यूज़, जैसे ही न्यूज़ आ जाती है, टाइम हो जाता है, तो फिर आप यहाँ पे एक्चुअल में डेटा आ जाती है। तो डेटा रेड होती है तो इसका मतलब है कि निगेटिव है, पॉजिटिव होती है तो ग्रीन होती है। ओके जी, तो ये आपको मैंने क्लियर किया थोड़ा सा फंडामेंटल को, किस तरह से आप न्यूज़ को रीड करेंगे, किस तरह से आप उस पर अंदाज़ा लगाएंगे कि ये क्या है। और बैंक हॉलीडेज़ भी लिखा हुआ होता है, यहाँ पे देखिए बैंक हॉलीडे कैनेडा का लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे बैंक बंद होती है कैनेडा की, तो ख़ास कैनेडा के पेयर में वो मूव उस दिन नहीं होगी जिस दिन हॉलीडे होगा। ओके जी, चैप्टर नंबर 15 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब मज़ीद जो चैप्टर होंगे वो मैं कोशिश करूँगा कि उसमें 2-3 चैप्टर बाकी बचते हैं, उसमें हम स्ट्रेटजीज़ बिल्ड करेंगे। जो हमने पढ़ा है उससे स्ट्रेटजीज़ बिल्ड करके हम आगे फिर देखेंगे कि हमने कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करना है, ट्रेडिंग प्लान्स बनाएंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आप इसको फंडामेंटल को टाइम दें, देखें, समझें। इकोनॉमिक का कोई अगर स्टूडेंट है अच्छा सा, उससे आप और ज़्यादा अगर गहराई में जाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता, ज़रूरत नहीं है इसमें गहराई में जाने की, इतना ही मालूम होना काफ़ी है, ठीक है ना। बाकी टेक्निकल्स पे ध्यान रखें, कामयाबी आपका मुकद्दर है इंशाल्लाह। तो ये है आपका फंडामेंटल, इस तरह से उसको अंडरस्टैंड किया जाता है, रीड किया जाता है। अब बाकी आपके जो स्ट्रेटजी के चैप्टर हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। आप में सब्र है नहीं, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हैं आप, क्योंकि आप चाहते हैं कि बस आज ही मैं प्रोफेशनल बन जाऊं, आज ही प्रॉफिट करना शुरू कर दूं, तो ऐसा आप नाकाम हो जाएंगे। थोड़ा सा सब्र से काम लीजिए, जितना आपको वक्त लगेगा उतना आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेडर बन के उठेंगे, ठीक है जी। ओके जी, अपना और गिरदो नवा के लोगों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं चैप्टर नंबर 16 में।